जी हाँ, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मंथन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं पीके गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में जो हम लोग 200 तक प्रश्न पढ़े थे, आज हम 201 से लेकर 225 तक जो है ना साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पढ़ने का कार्य करेंगे, अध्ययन करने का कार्य करेंगे, जो आपके 2026 में प्रश्न जो पूछे जाएंगे मैट्रिक परीक्षा में, उस एग्ज़ाम में आपको इम्पोर्टेंट साबित होगा। ठीक है ना। पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें कई बात को देखा था। हालांकि ये रिवीजन सीरीज है, रिवीजन सीरीज इसमें रिवीजन करेंगे हम लोग साइंस के प्रत्येक क्वेश्चंस को, प्रश्नों को, अच्छे अच्छे प्रश्नों को। आइए हम क्वेश्चन के 201 की तरफ बढ़ते। 201 कहता है कि विद्युत धारा, कौन धारा? विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करने वाली युक्ति होती है, जो विद्युत धारा को क्या करता है, उत्पन्न करता है, एक होता है जनरेटर। एक क्या होता है? जनरेटर। आप गौर से देखते रहिए क्या होता है जनरेटर। जनरेटर करता क्या है? जनरेटर जो है ना, ये जो है ना जनरेटर, नॉर्मल बात है कि आंतरिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। ये आंतरिक ऊर्जा को बदलता है कौन सी ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। ये आंतरिक ऊर्जा को बदलता है किस ऊर्जा में? तो विद्युत ऊर्जा में। कौन ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है ना। ये आंतरिक ऊर्जा को बदलता है कौन ऊर्जा में? विद्युत। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली पूछ रहा है, तो जनरेटर को कहते हैं जनित्र। क्या बोलते हैं यहाँ पे? जनित्र। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनित्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनित्र। क्या हो जाएगा? जनित्र। ठीक है। आप गौर से देखिए 201 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, मतलब कि ए, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? जनित्र। क्या हो जाएगा? जनित्र। ठीक है ना। आगे कहता है 201 के बाद जो है ना हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 202 नंबर में। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा किसको कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा किसको कहते हैं? कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, समझे ना। एक को स्थिर ऊर्जा, एक को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। और स्थिर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा दोनों को योग को कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना जी, काइनेटिक एनर्जी, समझे ना। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। ठीक है ना। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जिसको जेम्स प्रेस्कॉट जूल के सम्मान में एक वैज्ञानिक का नाम था, जिसका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल। क्या नाम था? जेम्स प्रेस्कॉट जूल, समझे ना। तो जेम्स प्रेस्कॉट जूल के सम्मान में ऊर्जा का ऐसे मतलब क्या रखा गया? जूल रखा गया। जूल होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन में कैलोरी, तो कैलोरी भी मात्रक है ऊर्जा का, लेकिन ये सीजीएस मात्रक है। कौन मात्रक है? सीजीएस। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? जूल। कौन हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ठीक है ना। जो कि ऑप्शन थोड़ा गलत लिखा गया है, जो कि होना क्या चाहिए? जूल होना चाहिए। यहाँ ल लगेगा। क्या लगेगा? ल। ठीक है ना। तो ऊर्जा का ऐसे मतलब क्या होता है? जूल। तो जेम्स प्रेस्कॉट जूल के सम्मान में, हालांकि कार्य का भी ऐसे ही मतलब क्या होता है? जूल ही होता है। कार्य का भी ऐसे ही मतलब पूछेगा तो क्या हो जाएगा? जूल। ठीक है ना। कार्य का भी ऐसा ही मतलब क्या होता है? जूल होता है। कार्य और ऊर्जा आपस में कौन राशि है? तो ये दोनों आपस में बराबर राशि है। कौन राशि है? बराबर है। ठीक है ना। और इन दोनों का जो है ना इकाई और विमा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई और विमा आपस में क्या होता है? इकाई और विमा दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है ना। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कहता है? 202 के बाद में, 202 के बाद कहता है 203 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? निम्न में से किसका अर्थ क्या होता है? जल होता है। निम्न में से किसका अर्थ क्या होता है? जल होता है। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है, एक ऑप्शन दे रहा है पेट्रो। क्या दे रहा है? पेट्रो, जो कि नहीं होगा। टर्बो भी नहीं होगा। नाइट्रो, नाइट्रो की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं यहाँ पे? नाइट्रो का। तो नाइट्रो भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? नाइट्रो। और यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? तो हाइड्रो। कौन हो जाएगा? हाइड्रो, समझे ना। निम्न में से किसका अर्थ क्या होता है? जल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाइड्रो, समझे ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 203 के आगे 204। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? ये आपको जो है ना, जहाँ भी मैट्रिक का आप क्लास किए होंगे वहाँ पे सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन बताया जाता है, समझे ना, कि प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है। जल्दी इसका आंसर बताइए फटाक से। जल्दी आंसर बताइए इसका कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल मापने का काम किया था रोमर साहब ने। किसने मापा था? रोमर ने। प्रकाश जो है ना, प्रकाश की बात करें तो प्रकाश जो है ना सभी माध्यम में गति करता है। प्रकाश को गति करने के लिए जो है ना किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यदि माध्यम होती भी है तो उसमें प्रकाश गति कर सकता है। तो प्रकाश के जो है ना किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, समझे ना। और माध्यम की जब आवश्यकता नहीं होती है तो प्रकाश निर्वात में भी क्या कर सकता है? गति कर सकता है। जब प्रकाश निर्वात में प्रकाश का चाल मापा था किसने? रोमर साहब ने कहा था 3 × 10⁻⁴ क्या होता है? 8 मीटर प्रति सेकेंड। 8 मीटर प्रति क्या होता है? सेकेंड होता है।
हालांकि प्रकाश के कई गुण होते हैं, पर इसके हिसाब से इसका आंसर लगा लीजिए। आंसर इसका बोल दीजिए क्या होगा, है ना। कमेंट सेक्शन में जल्दी जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ क्या होता है, 8 मीटर क्या हो जाएगा प्रति सेकंड। बस ना जी, प्रकाश का चाल, किसका चाल हो जाएगा यहाँ पे, प्रकाश का, समझे ना। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि प्रकाश जो है ना हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश हमेशा किस रेखा में गति करता है, समझे ना। तो सीधी रेखा में ये भी गुण है ना। और प्रकाश जो है ना सीधी रेखा में तो गति करता ही है, समझे ना। और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय, कौन चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, समझे ना। अनुप्रस्थ तरंग है, कौन तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय कौन तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है ना कई बात होता है प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश के बारे में प्रकाशिकी को देने का काम किसने किया था, तो न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था, न्यूटन ने। समूचे प्रकाशिकी को देने का काम किसने किया था, तो न्यूटन साहब ने दिया था। कौन दिया था, न्यूटन ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 5, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। परावर्तन कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम, किसी एक माध्यम से आती है और किसी चिकने सतह पर के और उसी माध्यम में वापस गुजर जाती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, जिसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से देखा जाए कि जब कोई एक जो है ना एक दर्पण लेते हैं और दर्पण में इस तरीक़ा का हम दर्पण बना दिए और एमएन एक दर्पण है, एमएन क्या यहाँ पे दर्पण, एमएन क्या यहाँ पे दर्पण है, ठीक है ना। एमएन क्या यहाँ पे दर्पण है। तो यह आने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण और मुड़ने वाली क्या हो गया, निर्गत किरण, ठीक है ना। मुड़ने वाली कौन सा किरण हो गया, निर्गत किरण, ठीक है ना। और इसके बीच में डाला गया लंब क्या होता है, अभिलंब होता है। यहाँ पे कोण क्या होता है, कोण, ये कोण आई हो गया। और यहाँ पे ये जो कोण होगा, ये कोण कौन सा होता है, इसको कोण कहते हैं आर। इसको कौन सा कोण कहते हैं, आर, क्या कहते हैं इसको, आर, ठीक है। तो ये कोण आई और कोण आर आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण आई और कोण आर जब आपस में बराबर होता है तो यहाँ पे परावर्तन कोण, कौन सा कोण, परावर्तन कोण, कौन सा कोण, परावर्तन कोण, और आपतन कोण, कौन सा कोण, आपतन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस किरण को गौर से देखिए, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण, समझे ना। और इस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। कौन सा किरण कहते हैं, परावर्तित किरण, समझे ना। और इसको कहते हैं अभिलंब। इसको क्या कहते हैं, अभिलंब। देख लीजिए गौर से। और यहाँ पे जो बिंदु O होता है, ये A है, ये क्या यहाँ पे B है, और ये बिंदु O होता है, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं इसको, आपतन बिंदु, ठीक है ना। यहाँ पे डाला गया लंब क्या कहता है, विलंब। तो कोण आई और कोण आर क्या हो जाएगा, बराबर। अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, बराबर। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर जो आपको जाएगा, ठीक है ना, इसका आंसर जो आपको जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। क्या नंबर हो जाएगा, ए नंबर। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसका आंसर कौन चला जाएगा, ए नंबर, ठीक है ना। आप इसको गौर से देख लीजिए, हम हट जाते हैं थोड़ा देर के लिए, है ना। आप इसको गौर से देख सकते हैं, एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस कितने होते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गौर से गौर करेंगे यहाँ पे बोर्ड पर लगातार, समझे ना, कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या। आपको क्लास में कई बार पढ़ाया जाता होगा कि लेंस के बारे में। तो इस तरीक़ा से हम लेंस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लेंस, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगा, समझे ना। ऐसे इसको खींच दिए, देखिए यहाँ पे गौर से। और आने वाली प्रकाश की किरण यहाँ पे मुड़ती है, तो ये क्या हो गया, फोकस हो गया। यदि कोई प्रकाश किरण यहाँ से आती है तो यहाँ मुड़ती है, तो यह क्या हो गया, यहाँ पे फोकस हो गया। तो इसका फोकस दोनों तरीक़ा से हो सकता है। आप तीर देख लीजिए, इससे आपको समझ में आएगा कि ये किधर से आया है और किधर ये मुड़ा है, ठीक है ना। और ये एमएन कौन सा दर्पण है, ये एमएन क्या है, यहाँ पे लेंस है, समझे ना। तो इस तरीक़ा के जो है ना, इसमें एक फोकस इधर भी बनता है, एक फोकस इधर भी बनता है। इसलिए हमें कुल फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2। कितनी होती है, 2, ठीक है ना। लेंस में कुल फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। इसका आंसर आप देख लीजिए, लेंस में कुल फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन कहता है ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है। भाई ताप बढ़ने पर चालकता घट जाता है, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ाइएगा तो चालकता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। गर्म तार से चालकता कम हो जाती है, लेकिन वही अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है, जैसे मोबाइल वगैरह हो गया, या कोई जो है ना प्लेट जो बना होता है, जैसे कि रेडियो का, टीवी का, जिस पे पूरा किट लगा होता है, वो सब जो है ना सेमीकंडक्टर का बना होता है। तो अर्धचालक की बात अलग होती है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है चालक का, समझे ना। इसका पूछ रहा है चालक का, समझे। तो जब चालक का पूछ रहा है तो ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, ताप बढ़ा दीजिएगा। ताप क्या कीजिएगा, बढ़ाइएगा।
तो ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध जो है ना क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है यहाँ पे, बढ़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बढ़ता है, समझे ना। तो आगे देखिए दोस्तों, 7 के आगे 8 देखते हैं। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो कंपोस्ट बनना जैसे कि ऊष्माक्षेपी तो हो नहीं सकता है, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, समझे ना। ऊष्माशोषित संयोजन की बात तो होगी नहीं, ये अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है, इसको कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया कहेंगे, अवक्षेपण, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपचयन। उपचयन प्रक्रिया क्या है। उपचयन में क्या होता है, तो उपचयन में ऑक्सीजन मिलता है, हाइड्रोजन वियोग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इनमें से सभी। इसका आंसर चला जाएगा चुपचाप, इसका आंसर चला जाएगा जो होगा डी नंबर, सभी। क्या हो जाएगा, सभी, ठीक है ना। 209 के बाद 210 देखेंगे। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन का मुक्त होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। इलेक्ट्रॉन मुक्त होने का मतलब है, मुक्त होना मतलब त्याग देना। तो इलेक्ट्रॉन जो त्याग करता है वो अपने आप पर धन आवेश आता है। कौन आवेश आता है, धन आवेश। धन आवेश तब आता है जब उसके ऊपर जो है ना एनोड पर धन आवेश होता है, कैथोड पर क्या होता है, ऋण आवेश। इसलिए भी इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एनोड पर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, एनोड पर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, एनोड पर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, एनोड पर, ठीक है ना। 210 का 210 के आगे देखिए गौर से। सक्रियता श्रेणी में, कौन श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। तो इसमें इस श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। हालांकि पूछेगा कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो होगा पोटेशियम। क्या होगा, पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पूछेगा तो क्या होगा, पोटेशियम। लेकिन इस श्रेणी की बात करें तो इस श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है वो सोडियम। कौन सी होगा, सोडियम। सोडियम की क्रियाशीलता इतनी अधिक होती है कि उसको जो है ना वायुमंडल में खुली अवस्था में छोड़ा नहीं जाता है, छोड़ा नहीं जाता है। सोडियम को यदि खुली अवस्था में छोड़ देते हैं तो उसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके तुरंत आग लग जाता है। उसको बचाए रखने के लिए उसको केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। केरोसिन तेल में क्या कहते हैं, उसको डुबा के रखा जाता है, बस ना जी। इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या चला जाएगा, इसका आंसर चला जाएगा, इसका नाम क्या होगा, सोडियम। क्या नाम होगा, सोडियम। सबसे अधिक जो है ना क्रियाशील होता है, क्या होता है, पोटेशियम। क्या होता है, पोटेशियम, समझे ना। सबसे अधिक क्रियाशील क्या होता है, जिसका नाम होगा पोटेशियम। क्या नाम होगा, पोटेशियम, जिसको के बोलते हैं। क्या बोलते हैं, के। और सोडियम की क्रियाशीलता इतनी अधिक होती है कि इसको केरोसिन तेल में डुबा कर क्या किया जाता है, रखा जाता है, समझे ना। और सोडियम की खासियत ये है कि सोडियम को जो है ना परमाणु संख्या कितना होता है, इसका 11 होता है, और द्रव्यमान संख्या इसका क्या होता है, 23 होता है, समझे ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है। इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 2 8 1 9 गो, और भीतरी कक्षा में कितने होते हैं, 2 गो, समझे ना। और सॉरी ओ माय गॉड, हाँ, इसके जो है ना भीतरी कक्षा में 6 2 8 1 के 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 होते हैं, समझे ना। और जो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में होता है उसको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, संयोजी। तो ये इसका कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। कौन इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, समझे ना। और इसका ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, इसको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, समझे ना। और इसके सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के माथा पर कितना चार्ज आता है, तो प्लस। कितना चार्ज होता है, प्लस होता है, एक प्लस एक होता है, समझे ना। ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। और सोडियम है क्या, तो सोडियम धातु है। सोडियम क्या है, धातु है, समझे ना। तो सोडियम के बारे में और भी कोई बात यदि आपको पूछना है तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं, हम आपको बताने का काम करेंगे, समझे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 11 के आगे देखिए, कहता है क्या, एल्डिहाइड श्रेणी के सबसे सदस्यों का क्रियाशीलता किसका, एल्डिहाइड श्रेणी का, किस श्रेणी का हुआ, एल्डिहाइड श्रेणी का, कौन श्रेणी का, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों की क्रियाशीलता समूह कौन सी है। तो एल्डिहाइड की क्रियाशीलता क्या होता है आपको बताना है, समझे ना। एल्डिहाइड का क्रियाशीलता क्या होता है ये आपको क्या करना है, बताना है, समझे ना। तो एल्डिहाइड का क्रियाशीलता देखिए, OH जो है, OH ये अल्कोहल है, कौन सी है, ये अल्कोहल, समझे ना। और हम बात करते हैं तो ये है कीटोन, ये यहाँ पे कीटोन, समझे ना। और ये है ओइक अम्ल, कौन सी है यहाँ पे, ये है ओइक अम्ल, कौन अम्ल है, ये है ओइक अम्ल, कौन अम्ल है, ओइक अम्ल, समझे ना। और ये जो है ना, ये जो है ये क्या होता है, ये हो जाएगा एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, समझे ना। अर्थात सी, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, सी, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। माने CHO जो होगा एल्डिहाइड होगा,
OH जो होगा एल्कोहल होगा, C डबल बॉन्ड O जो होगा वो कीटोन होगा, C डबल बॉन्ड O और H जो होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, आई मीन ओइक अम्ल। कौन सा हो जाएगा, ओइक अम्ल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अल्काइन श्रेणी के सदस्यों को सामान्य सूत्र क्या होता है? अल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है? देखिए भाई, एक होता है अल्केन, एक क्या होता है, अल्केन, ठीक है ना, और एक होता है अल्कीन, क्या होता है, एक अल्कीन, समझे ना, और एक होता है जिसका नाम होता है अल्काइन, क्या नाम होता है, अल्काइन, समझे ना। अल्केन की जो बात करते हैं, किसकी बात जो करते हैं, अल्केन का, तो अल्केन को कहते हैं CnH2n+2, समझे ना, और ये जो होता है इसको कहते हैं CnH2n, इसको क्या कहते हैं, CnH2n, और इसको बोलते हैं CnH2n-2, CnH2n-2। तो अब पूछता किसका है, एल्काइन का, किसका पूछता है, एल्काइन का, तो एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2, अर्थात जो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो CnH2n- क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप एक बार गौर से बोर्ड पर देख लीजिए, समझे ना, किसी भी तरह का जो है ना अल्केन, अल्कीन, एल्काइन या फिर फर्स्ट क्लास में पढ़ाए होंगे, समझे ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ये सब किससे बनता है, अल्केन से। वही अल्कीन रहता तो मेथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, डेकीन, समझे ना, और अल्काइन रहता मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नॉनाइन, डेकाइन, ये सब बनता है इस तरीका, समझे ना। तो इस तरह का बहुत भयानक ग्रुप बनता है, समझे। तो इसका अल्काइन कौन सा हो जाएगा, CnH2n- का हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक पिकोमीटर जो है ना, एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है, एक पिकोमीटर जो है ना किसके बराबर होता है? तो एक पिकोमीटर, देखिए यहाँ पे मैं गौर से बता दे रहा हूँ, होता है क्या, डेसी, सेंटी, मिली, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, समझे ना। तो डेसी का मतलब 10 के पावर -1, सेंटी 10 के पावर -2, मिली 10 के पावर -3, माइक्रो 10 के पावर -6, देखते गौर से, और नैनो 10 के पावर -9 और पीको 10 के पावर -12। हालांकि 10 के पावर -12 हमको आंसर मिल गया, समझे ना, 10 के पावर -12 हमको आंसर मिल गया, समझे ना, कि एक पिको मीटर और कितना 10 के पावर -12 मीटर होता है। लेकिन हम फर्मी बता दें 10 के पावर -15 और एटो बता दें 10 के पावर -15। यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक से आपको 3 की संख्या में क्या करना, भरना है, देख लीजिए, 3, 6, 9, 12, 15 और ये क्या हो जाता है, 18, समझे ना, 3 की संख्या में। और शुरू वाला क्या है, 1, 2, 3, उसके बाद 3 की संख्या में क्या है, बढ़ना है। 10 के पावर माइनस क्या हो जाएगा, 12, क्या हो जाएगा, 12, समझे ना। तो एक पिकोमीटर का मतलब होता है 10 के पावर माइनस कितना होता है, 12, कितना होता है, 12, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नर शुक्राणु नर युग्मक कौन सा है, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन सा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नर युग्मक जिसको कहते हैं मेल गैमेट, क्या कहते हैं, मेल गैमेट, समझे ना। तो नर युग्मक जो होता है ना उसको बोलते हैं शुक्राणु, क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं, समझे ना। और शुक्राणु को अंग्रेजी में कहते हैं स्पर्म, क्या बोलते हैं, स्पर्म। शुक्राणु जो है ना बनता कहाँ है, तो वृषण में, कहाँ बनता है, वृषण में। शुक्राणु कहाँ बनता है, वृषण में, समझे ना। और शुक्राणु जो बाहर निकलता है संभोग करते समय इसको कहते हैं वीर्य, क्या बोलते हैं, वीर्य। और वीर्य को जो कहते हैं उसको कहते हैं सीमेन, क्या कहते हैं, सीमेन। तो नर युग्मक कौन सा होता है, तो नर युग्मक होता है जिसको कहते हैं शुक्राणु, क्या कहते हैं, शुक्राणु, ठीक है ना। अब देख लीजिए इसको भी गौर से कि नर युग्मक किसको कहते हैं, तो शुक्राणु को कहते हैं, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, जिब्रेलिन क्या है, जिब्रेलिन एक प्रकार का जो है ना पादप हार्मोन है, पादप क्या है, हार्मोन है। पादप हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है, पादप हार्मोन, ठीक है ना। पादप हार्मोन जितने भी होते हैं, समझे ना, तो पादप हार्मोन में होता है जैसे कि ऑक्जिन, क्या होता है, ऑक्जिन, जिब्रेलिन, हिंदी में लिख देते हैं कि इंग्लिश में कहना लिखिए, आप लोगों को कहीं तकलीफ हो जाएगा तो। ऑक्जिन क्या होता है, ऑक्जिन। एक को कहते हैं जिब्रेलिन, क्या कहते हैं, जिब्रेलिन, ठीक है ना, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, समझे ना। और एक को कहते हैं साइटोकाइनिन, क्या कहते हैं, साइटोकाइनिन, समझे। और एक को कहते हैं एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, समझे। और एक को कहते हैं एथिलीन, एक को क्या कहते हैं, एथिलीन, समझे ना। और एक जो होता है उसको कहते हैं फ्लोरोजिन, क्या कहते हैं, फ्लोरोजिन, देख लीजिए गौर से, एक को कहते हैं फ्लोरोजिन, समझे ना।
अब बताइए कि जिबरेलिन क्या है। तो एक प्रकार का पेड़ पौधे में पाया जाने वाला हार्मोन है, तो पादप हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? पादप हार्मोन। अब आप यहाँ देख कर भी बता सकते हैं कि जिबरेलिन हार्मोन है कि नहीं, हार्मोन है कि नहीं, ठीक है ना, जल्दी बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए गौर से। पादप में, किसमें यहाँ पे, यहाँ प लगेगा, गलती से मिस्टेक हो गया है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। तो पेड़ पौधे में संवहन ऊतक दो प्रकार के होते हैं। संवहन ऊतक में एक को कहते हैं जाइलम और एक को कहते हैं फ्लोएम, समझे ना। जाइलम को कहते हैं प्राथमिक संवहन ऊतक और फ्लोएम को कहते हैं द्वितीयक संवहन ऊतक। तो द्वितीयक संवहन ऊतक जो फ्लोएम होता है वो जो पेड़ पौधे में भोजन को ऊपर की ओर क्या करता है, पहुँचाने का काम करता है। तो इसका आंसर जो है ना क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे में भोजन क्या करता है, पहुँचाने का काम करता है। इसका हो जाएगा भोजन संवहन। 217 का क्या हो जाएगा, भोजन संवहन, भोजन को ऊपर की ओर पहुँचाने का काम करता है। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पत्तियां किस हार्मोन के कारण मुरझाती है? तो पत्तियों को मुरझाने के लिए जो है ना काम करता है एब्सिसिक एसिड। पेड़ पौधे में जितना उल्टा काम होता है, जितना उल्टा काम होता है, प्रत्येक उल्टा काम को कौन करता है? एब्सिसिक एसिड, समझे ना। पत्तियों को मुरझाना, बीज को अंकुरित नहीं होना, पत्तियों को टूट कर गिरना, पत्तियां का पीला होना, फल का आकार छोटा लगना, बीज का आकार बड़ा लगना, समझे ना। इस सब के सब उल्टा काम करने का काम कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका जो होता है वो 3 भाग में बटे होते हैं। कितने भाग में होते हैं? 3 भाग में। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका को कहते हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो यहाँ पे दे रहा है ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। सबसे क्या है यहाँ पे? लंबी कोशिका, जिसका नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका जो सबसे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है, ये जो है ना 3 भाग में बटे होते हैं। एक को कहते हैं साइटोन, एक को क्या कहते हैं? साइटोन, समझे ना। और एक को कहते हैं एक्सॉन, क्या कहते हैं? एक्सॉन, समझे। और एक को बोलते हैं सिनेप्स, क्या बोलते हैं? सिनेप्स। हालांकि मुख्यतः रूप से 2 ही भाग होता है। और सिनेप्स जो है ना बीच में मध्य खाली स्थान को इस तरीक़ा से पकड़ा होता है, और इसके बीच में जो खाली स्थान है उसको क्या कहते हैं? सिनेप्स। आंसर क्या हो जाएगा? बी, सिनेप्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, समझे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए गौर से, पढ़िए तब तक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलैंगिक जन्म में मुकुलन किसके द्वारा? मुकुलन होता है किस में? तो मुकुलन होता है ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है, स्पॉन्जिला में होता है, तो अमीबा में तो होता है खंडन। क्या होता है? खंडन, समझे ना, विखंडन। प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी तो बहुकोशिकीय हो जाता है, समझे ना। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ईस्ट है। ईस्ट में होता है कौन सा विधि? तो इसमें होता है खंडन। क्या होता है? खंडन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? कौन धातु है जो जल्दी जो है ना वातावरण में रहकर क्रियाशील कर देगा? हालांकि होता तो पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, क्या जी, या कहते हैं सोडियम है, लेकिन इस ऑप्शन में बताना है कि कौन होगा। तो इस ऑप्शन में एल्युमिनियम, जिंक की, आयरन की, मैग्नीशियम, तो इसमें हो जाएगा एल्युमिनियम। इसमें क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम, ठीक है ना। कि एल्युमिनियम सबसे अधिक जो है ना क्रियाशील। कौन सबसे कम? हाँ, तो सबसे कम जो है ना कौन हो जाएगा? एल्युमिनियम। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम का जितना बिजली का तार देखते हैं जल्दी उसमें जंग लगता है नहीं लगता है, इसलिए कम क्रियाशील है, ठीक है ना। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? परमाणु संख्या कितनी है, समझे, या परमाणु संख्या है? कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है या है, समझे ना। तो कार्बन की परमाणु संख्या होता है 1s2 2s2 2p2, समझे ना। 2 4 और कितना हो गया? 6। जेड बराबर पी बराबर क्या होता है? ई, अर्थात 6 बराबर कितना हो गया? 6। मतलब परमाणु संख्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबकी संख्या कितना होता है? 6। अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो आप बताइए, समझे ना। इसका आंसर हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें जो है ना कार्बन का परमाणुओं के बीच जो है ना त्रिआबंधन बंध होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखिए एक बार फिर बताएंगे आप लोगों को, एक बार फिर हम बताएंगे आपको, समझे ना, कि अल्केन जो होता है या एल्केन कहते हैं, एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, समझे ना। और अल्कीन जो होता है, अल्कीन, इसमें होता है डबल बॉन्ड, समझे ना। और अल्काइन जो होता है, अल्काइन, इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड। कौन बॉन्ड होता है? ट्रिपल। तो ये ट्रिपल बॉन्ड हमसे पूछ रहा है, कौन बॉन्ड पूछ रहा है? ट्रिपल। तो ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है? तो एल्काइन में। किस में होता है? एल्काइन में। किस में होता है? एल्काइन में। एल्केन ले एल्केन, एल्काइन में, समझे ना। तो ए से ये लिखा है, हम ऐसे लिखे, अंतर इतना ही है, समझे ना। लेकिन ये कौन सा हो जाएगा? एल्काइन में। कौन हो जाएगा? एल्काइन में, ठीक है ना। आगे देखा जाए
इथेनॉल, क्या देखा जाए यहाँ पे, इथेनॉल, समझे ना, इथेनॉल कौन सा हो जाएगा, इथेनॉल, ठीक है। एक मिनट, जी हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था बोर्ड में, मैं इसको सुधार लिया। अब देखिए कहता है कि इथेनॉल के क्रियाशील मूलक कौन सा होता है। इथेनॉल का भाई, तो इथेनॉल का क्या होता है, तो OH होता है। क्या होता है, OH, सिंगल बॉन्ड OH के साथ लगता है। जैसे कि हम देखते हैं एक बार गौर से आपके यहाँ बोर्ड पर, जैसे C यहाँ पे लगा दीजिए, समझे ना, और यहाँ पे OH लगा दीजिए। ये कार्बन, ये सभी कार्बन के बॉन्ड के साथ आप इसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, समझे। तो ये हाइड्रोजन 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 सभी जो है ना खाली स्थान है, इस खाली स्थान पर क्या दीजिए, हाइड्रोजन, समझे ना। तो 1 2 3 4 है ना, तो 4 के लिए मेथ ईथ प्रोप ब्यूट, तो इसका नाम पड़ेगा ब्यूट। क्या पड़ेगा, ब्यूटे, ब्यूटेन, क्या नाम पड़ेगा, ब्यूटेन। ई काट दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए ओल, क्या दे दीजिए, ओल, ऑल, तो इसका नाम पड़ जाएगा ब्यूटेनॉल। क्या नाम पड़ जाएगा, ब्यूटेनॉल, समझे ना। तो एल्कोहल जो है ना, इसको ब्यूटाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं या ब्यूटेनॉल भी कह सकते हैं, समझे ना। तो OH जिसमें लगा होता है उसी ग्रुप को हम लोग कहते हैं इथेनॉल। क्या कहते हैं उसको, इथेनॉल। इसलिए इसका आंसर जो चला जाएगा वो क्या हो जाएगा, OH। इसका आंसर जो चला जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब OH, ठीक है ना। तो इथेनॉल के क्रियाशील मूलक के रूप, जैसे कि मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, डेकेनॉल, कुछ भी कहिए, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, समझना, प्रोपाइल अल्कोहल, अल्कोहल, प्रत्येक के जो है क्या हो जाता है, इथेनॉल। तो OH ग्रुप होता है। कौन ग्रुप होता है, H, ठीक है। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक कौन होता है। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो है ना कौन होता है, आप बताना भाई कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक कौन होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, समझे ना। तो जैसे कि एक प्रतिरोधकता जिसको कहते हैं ना, वैद्युत प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोध का होता है, यदि कि सिर्फ प्रतिरोध हमसे पूछता है, सिर्फ यदि प्रतिरोध पूछता है तो प्रतिरोध का होता है ओम। क्या होता है, ओम, समझे ना। प्रतिरोध का क्या होता है, ओम, समझे ना। प्रतिरोध का क्या होता है, ओम। क्या यार कुछ बैठ जाता है, समझे ना, इस पर बोर्ड पर, इसलिए बोर्ड को चलने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। हमारे अलावा कोई भी चीज़ इस पर छू देगा, कंप्यूटर, इस पर तो थोड़ा सा समस्या हो जाता है, समझे ना। तो प्रतिरोध का सही मतलब क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना, इन सिंपल से केस में प्रतिरोध के अलावा हम बात करते हैं, प्रतिरोधकता का पूछता है तो R बराबर फार्मूला होता है रो इंटू एल अपन क्या होता है, एरिया, समझे। तो यहाँ पे रो बराबर जो है ना, यदि आप एक शब्द R इंटू एरिया बराबर रो इंटू क्या हो जाएगा, एल, तो रो बराबर R इंटू ए अपॉन क्या हो जाएगा, एल, समझे ना। एक बार फिर से देखिए गौर से बोर्ड पर, लगातार इधर उधर मत देखिए। R का हो जाता है ओम, या फिर लिख देते हैं R ए अपॉन क्या हो जाएगा, एल, तो R का हो जाता है ओम, समझे ना। एरिया का हो जाता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का हो जाएगा मीटर, मीटर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर। तो ओम बट्टा मीटर नहीं, वोल्ट मट्टा मीटर नहीं, तो ओम मीटर, कौन जगह, ओम मीटर, समझे ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है। R बराबर रो इंटू एल अपॉन एरिया। लंबाई बढ़ने पर जो है ना प्रतिरोध का मान बढ़ता है, और क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है, समझे ना। इस तरीक़ा से विद्युत प्रतिरोधकता को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं इसको, विशिष्ट प्रतिरोध। कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे विशिष्ट प्रतिरोध, तो इसका भी मतलब यही जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, समझे ना। आगे क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। नहीं आया क्वेश्चन, तो है नहीं, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पे करते समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे इस चैनल को आप सभी लोग का सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, समझे ना। और आप सपोर्ट कीजिए, समझे ना, और आप इसको जो है ना आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, समझे ना। और शेयर कर देते हैं तो मत पूछिए, तो शेयर कर देते तो बहुत बढ़िया बात है, तो मज़ा की बात है, समझे ना। शेयर कर देता और अच्छी बात है, समझे। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे करते समाप्त है। तो तत्काल बहुत बहुत धन्यवाद, समझे ना। बहुत बहुत हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।